और दोस्तों, ये राजस्थान का 2018 का पेपर है आरएएस का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन और आंसर सहित पूरा सेट दिया गया है अलग अलग सेगमेंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी किया कीजिए। प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। मौर्य व मौर्योत्तर काल। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये वैराट से प्राप्त हुए हैं। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या था? मिनेंडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, का पंजाब पर लगभग 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व तक शासन रहा। यह बौद्ध अनुयायी था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उसके संवादात्मक प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। कहीं कहीं नागार्जुन भी लिखा रहता है, लेकिन यदि आंसर में दोनों लिखे रहते हैं नागार्जुन नागसेन, तो हम लोगों को नागसेन टिक करना है, ठीक है, क्योंकि मेन नागसेन का दिया गया है। तो मिनेंडर के विविध प्रकार के बहुत से सिक्के उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्रों में, यहाँ तक कि यमुना के दक्षिण में भी मिलते हैं। इसके 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में बैराट का नाम विराटपुर मिलता है। यह प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। विराटनगर, विराटपुर था। नेक्स्ट है सेकंड, राजवंश और राजधानी में नाम है तो सुंगवंश। सुंगवंश की राजधानी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र हो जाएगी। सातवाहन की पैठन या प्रतिष्ठान होती है। कदम्ब, कदम्ब की बनवासी है। और चंदेल, चंदेल की महोबा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य बताना है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। बिल्कुल शिल्पियों का माना जाता था और व्यापारियों का। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। हाँ, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। बिल्कुल, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, नहीं ये संपूर्ण भारत में थी। ठीक है, तो आंसर में भी यही लिखा है कि पूरे देश में फैली हुई थी और व्यापारियों और शिल्पियों का संघ होती थी। लक्ष्य सदस्यों की सहायता करना होता था। नगर औद्योगिक समुदाय के केंद्र होते थे। वहाँ दस्तकारी की वस्तुएं तैयार होती थी। वहाँ के रहने वाले शिल्पकारों श्रेणियों में संगठित थे। ठीक है, तत्कालीन आर्थिक संगठन में इन श्रेणियों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो पेशे के आधार पर ही इनका संगठन होता था। एक श्रेणी के लोग एक ही प्रकार का पेशा करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेशे के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था इन्हीं श्रेणियों के हाथ में थी। श्रेणियां अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। ये श्रेणियां ऐसे लोगों को भी रखती थी जो दूर के गांवों और बाजारों में जाकर दस्तकारी की वस्तुओं को बेचते थे। इनका लक्ष्य केवल सदस्यों के हित की रक्षा करना ही नहीं होता था, बल्कि इनका महत्व कला के ऊंचे हितों की रक्षा करना भी होता था। बल्कि इनका महत्व कला के ऊंचे स्तर को कायम रखने और उनके उचित मूल्य के निर्धारण के दृष्टिकोण से भी था। राज्य द्वारा इन श्रेणियों की कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार भी प्राप्त थे। ठीक है, 800 से 1200 ईसा पूर्व में के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? सामाजिक स्थिति से रिलेटेड क्या थे? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो देवपाल नहीं, भरत भट्ट फर्स्ट नहीं है, बाकी नाग भट्ट, महेंद्रपाल और देवपाल थे। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडौर थी। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम और राज्यपाल यशपाल, देवपाल प्रतिभार वंश के शासक थे। अच्छा, ये जो मेन इनके राजा हैं इनके नाम जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बारे में आता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अधिकांशतः पूछा जाता है, इसके वंश के शासकों के बारे में। नागभट्ट प्रथम ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, साथ ही दक्षिण के राष्ट्रकूटों के आक्रमणों का भी प्रतिरोध किया और अपनी संप्रभुता को बनाए रखा। नेक्स्ट है मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। हाँ बिल्कुल, लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, नहीं ये गलत है। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है। ठीक है, क्या है इसमें? गुप्त काल में संपूर्ण मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। शिखरयुक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी।
स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव ही गुप्त काल में ही हुआ था। अच्छा, पहला मंदिर जो माना जाता है वो ललितपुर जिले का, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है उसको माना जाता है। ठीक है, ये भी गुप्त काल में ही था, ये प्रथम मंदिर माना जाता है। ऐहोल मंदिरों के समूह में द्रविड़ शैली का लाड़खा नामक मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण बादामी के चालुक्य द्वारा 5वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित कराया गया था। यह चालुक्य मंदिर स्थापत्य के विकास केंद्र ऐहोल का सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा? लाड़खा, और कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने सन 950 ईस्वी से 1050 में हुआ था। यहाँ पर कौन को बलुआ पत्थर से निर्मित है, और 64 योगिनी ब्रह्मा और ललगुआ महादेव मंदिर ग्रेनाइट से है। कौन सा? 64 योगिनी ब्रह्मा और ललगुआ। ये मंदिर शैव, वैष्णव और जैन संप्रदाय से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि खजुराहो के जो मंदिर है वो कौन कौन धर्म से रिलेटेड है, तो शैव से हैं, वैष्णव से हैं, जैन से हैं। खजुराहो के मंदिर का भूविन्यास और उर्दू विन्यास विशेष उल्लेखनीय है, जो मध्य भारत की स्थापत्य का बेहतरीन व विकसित नमूना है। यहाँ मंदिर बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए गए हैं। इन मंदिरों में गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्धमंडप देखे जा सकते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के सभी अंग भली भांति समन्वित हैं। कुछ नागर शैली का भी माना जाता है इन मंदिरों को। ठीक है, काशी का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव काल का एक प्राचीन और दक्षिण भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। इन मंदिरों को 8वीं शताब्दी के पल्लव वंश के राजा राज सिम्हा ने उसकी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था, और मंदिर में देवी पार्वती शिव की नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल में ही हुई है। मध्यकालीन इतिहास से कौन से आए थे? पहला 6 जो क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी दीवाने अर्ज की स्थापना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। सन 1265 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान रहे बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए तुर्कानी चहलगानी नामक अमीरों के दल को समाप्त किया। उसने दीवाने अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज को प्रमुख को आर्य मोबालिक कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये पंढरपुर में है। ठीक है, कहाँ पे? पंढरपुर में। बरकरी संप्रदाय का उद्भव महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान पर विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में हुआ था। बरकरी का अर्थ है वारी तथा करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव नाम के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना कर बरकरी संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया था। इस संप्रदाय में पंच वेदों की पूजा की जाती है। उल्लेखनीय है कि बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पश्चिमी भारत के दक्षिणी महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के तट पर सोलापुर नगर के पश्चिम में स्थित है। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। किसकी थी? संत चरणदास की थी। ठीक है, दयाबाई जो थी वो किसकी थी शिष्या? संत चरणदास की। ठीक है, नारी संत दयाबाई संत चरणदास की शिष्या थी। इनकी एक बहन सहजोबाई भी संत चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई मेवात की रहने वाली थी। दयाबाई की भक्ति में वैराग्य की प्रधानता थी। संत चरणदास ने अपनी भक्ति में प्रेम को बहुत महत्व दिया। यही कारण था कि दया और सहजों की भक्ति का आधार प्रेम तो था, किंतु दोनों के मार्ग अलग थे। आधुनिक इतिहास प्रमुख संस्थाएं संध्या और आयोग अधिनियम से कौन कौन आए थे? 9th क्वेश्चन है। कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात जो 1920 में हुआ था, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो हाँ सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो हाँ ये भी सही है। जो धर आयोग बनाया गया था, फिर उसके बाद जेवीपी आयोग बनाया गया था, तो वही भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, 48 में जो बना हुआ था। तो दोनों सही हैं। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 को लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। कांग्रेस का व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले वो थे। अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 26 से 31 दिसंबर 1920 को नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचार्य ने की। कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इस अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई थी।
इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो मेटकाफ ने की थी। ठीक है, मेटकाफ ने की थी देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स बनकर आया। वह ब्रिटिश आधिपत्य को सरकार पर थोपना चाहता था, जिसके लिए मराठाओं और पिंडारियों का दमन आवश्यक था। उधर राजपूताना स्टेट भी इसके लगातार आक्रमण से प्रभावित हो रहे थे। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट राजपूताना स्टेट्स को साथ चाहती थी और इसलिए चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बात की थी। नेक्स्ट है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे त्याग भूमि के संपादक। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय त्याग भूमि के संस्थापक थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे हरिभाऊ ने बापू के आश्रम में सर्वोदय की बुनियाद, साधना के पथ पर, भागवत धर्म आदि पुस्तकों का लेखन किया। पट्टाभी सीता और रमैया कृत, कांग्रेस का इतिहास और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा मेरी कहानी का हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? तो ये सीमन नारायण अग्रवाल ने लिखी थी। क्या? गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया 1946 में संपादन हुआ था इनका, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम लिखना है। लखनऊ समझौता तो 16 में हुआ था, 1916 में। ठीक है, ये इसमें लिखा ही नहीं जाता है, चलो छोड़ो उसको। स्वराज दल की स्थापना 23 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 में हुआ था, 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ये 20 में हुई थी। तो सही कालानुक्रम, तो सबसे पहले स्वराज लखनऊ समझौता हो जाएगा, जलियांवाला बाग 1-3 और 1-3-4-2, 1-3-4-2 कहाँ पे है? तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1916 में लखनऊ की कांग्रेस बैठक, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, में मुस्लिम लीग व इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ है। समझौता लखनऊ समझौता है, कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1916 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जलियांवाला हत्याकांड घटित हुआ। इस दिन पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक विशाल सभा का आयोजन हो रहा था, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की एक दिन 1 अगस्त 1920 को हुई थी। स्वराज्य दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। सुमेलित नहीं है, बताना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले, बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी, हाँ। सेवा समिति HN कुजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं। क्या है? सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक GK गोखले ने की थी, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1919 में NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी ने की थी। सेवा समिति के संस्थापक HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू थे, जिसकी स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हुई थी सेवा समिति की। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, अमीचंद ये तो थे, मैन थे ये तो, भगवती चरण वोरा ये नहीं थे। ठीक है, बाकी भाई मुकुलचंद और अवध बिहारी ये थे। हार्डिंग बम कांड को दिल्ली बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 23 दिसंबर 1912 में घटित हुई। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की आयोजना का षड्यंत्र रास बिहारी बोस ने बनाया था। इस योजना के मुख्य रूप से मास्टर अमीचंद, मास्टर अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास थे। भगवती चरण वोरा भी इसमें शामिल नहीं थे। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो तेज बहादुर शप्रू ने की थी। गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर शप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगन एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने की सहमति प्रदान की गई थी। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। ठीक है,
हालांकि बात नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने आके फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो अब ज्योग्राफी का देख लेते हैं। तो 17 क्वेश्चन है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, कौन सी है? लूर है। ठीक है, गरासिया जनजाति से संबंधित। गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर लूर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के अलावा गरासिया जनजाति के नृत्य बालर नृत्य, कूद नृत्य, गौड़ नृत्य, जवारा नृत्य, मादल, मोरिया, ठीक है, ये है। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी है? सलहेर। सलहेर नहीं है पूर्वी घाट में। बाकी गलीकोंडा, सिंकराम गट्टा, माधु गोलाकोंडा, तो ये कोंडा गट्टा ये सब आंध्र प्रदेश और इसी साइड पाए जाते हैं। ठीक है, सलहेर नहीं है। सलहेर पर्वत चोटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में अवस्थित है। जबकि गलीकोंडा, सिकराम गट्टा, मोदुगोला कोंडा पूर्वी घाट की पर्वत चोटियाँ। पूर्वी घाट का विस्तार लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई में भारत की पूर्वी तटों के सहारे महानदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर नीलगिरी पहाड़ियों तक है। वन मिट्टी सिंचाई से क्या है? और स्थानांतरण किसी का नाम और राज्य बताना है। सुमेलित नहीं है, बताना है। पोंडू, पोंडू उड़ीसा की है। हाँ। माशा हिमाचल प्रदेश, नहीं ये नहीं है। पूनम, पूनम भी कहते हैं कहीं कहीं, ये केरल की है। हाँ। झूम असम, नॉर्थ ईस्ट में झूमी खेती है। ठीक है, तो मासा नहीं है। मासा स्थानांतरण कृषि का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है मासा का संबंध। मासा स्थानांतरण किसी से आशय जब किसी भूमि पर एक फसल उगाकर एवं उपज को प्राप्त कर उसे जलाकर छोड़ दिया जाए, अगली उपज को उगाने के लिए किसी अन्य भूमि की तलाश की जाए। स्थानांतरण किसी पूर्वोत्तर राज्यों की विशेषता है। इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से, जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, मध्य प्रदेश में मासा कहते हैं, केरल में पोनम कहते हैं, असम में झूम कहते हैं, और एक दो और नाम है, कुमारी, ये सब, कुमारी, दीपाली, ये छत्तीसगढ़ और शायद मध्य प्रदेश में ही है। नहर जोड़ने का बताना है। कील नहर, सू नहर, पनामा, स्वेज। तो कील नहर किसको जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है सू कैनाल, सू कैनाल सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। ठीक है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी होती है? पनामा। और कील क्या होता है? एल्ब जो नदमुक्वा बाल्टिक सागर को। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 21 औद्योगिक प्रदेश और देश दिए गए हैं। रूर, रूर जर्मनी में है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये शायद न्यूजीलैंड में है। पो घाटी, अच्छा नहीं, दक्षिण न्यू इंग्लैंड न्यूजीलैंड में नहीं, ये यूएसए में है। पो घाटी इटली में है। कांटो मैदान जापान में है। तो और बाकी सही है। दक्षिण न्यू इंग्लैंड नामक औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, मत्स्य पालन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रसिद्ध है। रूर जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। राइन नदी के उत्तर में स्थित है, जो डुइसबर्ग से हार्टमांड तक फैला है। यह प्रदेश लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है। कांटो मैदान जापान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। केंद्रीय होन्सू के कांटो क्षेत्र में स्थित है। सीक्वेंस भी आते हैं जापान के, तो वो भी याद कर लेना, होकैडो, होन्सू, शिकोको, क्यूशू। ठीक है, तो जबकि होन्सू सबसे बड़ा है, तो होन्सू ही है। होन्सू ही में कांटो क्षेत्र है। यह इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वायुयान निर्माण, मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पो नदी घाटी इटली का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। मानव भूगोल और मानचित्रावली से कौन कौन से पर्वत शिखर और देश बताना है? अल्बरूस, किलिमंजारो, माउंट कुक, मैकिनले। तो माउंट कुक न्यूजीलैंड हो जाएगा, मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अल्बरूस रूस हो जाएगा, किलिमंजारो तंजानिया हो जाएगा। ठीक है, तो अल्बरूस रूस हो जाएगा, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट कुक न्यूजीलैंड और मैकिनले संयुक्त राज्य। जनगणना से कौन कौन से? जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। 31.15% तो भारत की नगरीय जनसंख्या है, और 24.87% किसकी हो जाएगी? ये राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है,
और भारत का संवैधानिक विकास है तो 24। केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो 26 का, 37 का, 45 का। तो इसमें से जो 26 और 45 का हुआ था वो हुआ था, बाकी जो 37 का हुआ था वो 35 के उससे हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, 26 और 45 का हुआ था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह बस मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था इसमें। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो हाँ ये सही है। तो इसमें बताना क्या है, भारतीय संविधान के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो हाँ सही है। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, नहीं ये बहुदलीय संरचना थी। और यह प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो डिस्क्रिप्शन पढ़ देंगे इसका। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत हुआ था। संविधान सभा का गठन प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर हुआ था। ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ये आता है क्वेश्चन कि कितने लाख पे था, 10 लाख व्यक्तियों पर। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए, जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, ब्रिटिश भारत को आवंटित और पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देसी रियासतों ने। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी छोटी समितियां थी। ठीक है, जैसे प्रारूप समिति, संघ समिति, ये सब थी। ठीक है, अम्बेडकर इसके अध्यक्ष है प्रारूप समिति के। तो ये 25 क्वेश्चन है, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि लंबे हो जाएंगे फिर वीडियो। ठीक है, तो धन्यवाद, ध्यान रखना आप लोग अपना। नमस्कार।